नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर का नाम है बार्टर एंड मनी, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स। ये जो चैप्टर है ये जम्मू कश्मीर बोर्ड के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्लास 8th का चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और कहीं ना कहीं पूरा जो चैप्टर का रिवीजन है आपका इससे आसानी से हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है When there was no money, goods were purchased through। अब देखिए जब पहले के टाइम पे देखा जाए तो पहले के टाइम पर मनी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, एक्सचेंज जो प्रोडक्ट का होता था वो मनी के थ्रू नहीं होता था। तो कैसे होता था? तो पहला दिया गया क्रेडिट सिस्टम, गलत है। डेबिट सिस्टम, ये भी गलत है। थर्ड दिया बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बार्टर सिस्टम होगा। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ठीक है, अब ए पर्सन के पास मान लीजिए वीट है और बी पर्सन के पास मान लीजिए राइस है, और दोनों की नीड अपोजिट है। मतलब ए को राइस चाहिए और बी को क्या चाहिए, वीट चाहिए। तो क्या करेगा, जो ए है वो वीट थोड़ी बहुत दे देगा किसको, बी को, और बी क्या करेगा, अपना राइस किसको दे देगा, ए को दे देगा। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया ना, गुड्स का एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज, जो गुड्स का एक्सचेंज जो होता था उसके थ्रू आसानी से लोग क्या करते थे, एक दूसरे से अपना सामान का आदान प्रदान कर लेते थे। तो इसी को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो मनी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। आपसे बोला गया बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है ये दोनों के दोनों लिमिटेशन है या दोनों ही लिमिटेशन नहीं है या कोई एक इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब होता है ड्रॉबैक। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में भी सबसे पहली चीज़ याद रखिए, लिमिटेशन यहाँ पर बात करी गई तो पहला जो दिया गया सही है, प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो पर्सन थे, एक पर्सन था ए, दूसरा पर्सन था बी। अब दोनों के पास अगर अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों को चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए के पास वीट है और बी के पास राइस है, तब तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो ये कह सकते हैं जो भी इनके पास गुड्स हैं उनका ये एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों के पास सेम चीज़ें हैं, इनके पास भी वीट है और बी के पास भी वीट है, तो ये दोनों आपस में क्या को मतलब अपनी वस्तुओं का, अपनी ऑब्जेक्ट्स का क्या आदान प्रदान कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे? आंसर है नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही हुआ। इसी को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक लिमिटेशन होता है। और सेकंड में कहा गया स्टैंडर्ड ऑफ मेजर, तो ये भी ऑप्शन इसका सही है। स्टैंडर्ड ऑफ मेजर का मतलब ये है कि जो वस्तुएं, जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था उनका स्टैंडर्ड कैसा है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। कि जो ए के पास मान लीजिए बहुत अच्छी चीज़ है और बी के पास मान लीजिए कोई ख़राब चीज़ है, तो एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन एक्सचेंज के दौरान मान लीजिए ए अब बी से कह रहा है कि तुमने तो हमको ख़राब चीज़ दे दी और बी ने ए को अच्छी चीज़ दे दी, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट उसमें नहीं पता चल पाता है। तो इसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम के। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इज़। देखिए सबसे ज़्यादा इस समय मॉडर्न फॉर्म जो है मनी का, सबसे मतलब करंट में अगर देखा जाए तो मनी कई सारे फॉर्म्स में है, लेकिन सबसे मॉडर्न फॉर्म अगर मनी का देखा जाए तो वो कैसा है, तो एनिमल मनी नहीं है, कमोडिटी मनी नहीं है, मेटालिक मनी भी नहीं है। सबसे ज़्यादा मॉडर्न फॉर्म है प्लास्टिक मनी। और प्लास्टिक मनी क्या होता है, जैसे डेबिट कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड देखा होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया मनी ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स कम्स अंडर। अब देखिए जो कंप्यूटर और मोबाइल से ट्रांजैक्शन होते हैं, अक्सर क्या होता है आजकल आप कोई छोटी छोटी दुकानों पे भी जाएंगे तो आपने देखा होगा QR कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। लोग उसको अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं और अपना पेमेंट मोबाइल के थ्रू कर देते हैं। तो ये जितने भी पेमेंट्स मोबाइल से या कंप्यूटर से किए जाते हैं, ये पेमेंट किस में आते हैं, किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, तो एनिमल मनी में नहीं आएंगे, कमोडिटी में भी नहीं आएंगे, मेटालिक में भी नहीं आएंगे, और किस में आएंगे, डिजिटल मनी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, मेटालिक मनी क्या होती है, जो सिक्के होते हैं, ठीक है, उनको मेटालिक मनी कहा जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन फिलहाल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया स्मॉल बैंक नोन एज बुग्गी, ठीक, एट होम इज़ यूज फॉर स्टोरिंग सरप्लस मनी। देखिए अक्सर आप लोग ने देखा होगा घरों में गुल्लक बच्चे अक्सर रखा करते हैं। गुल्लक में होता क्या है, गुल्लक में जो उनकी बचत होती है थोड़े दिनों की, उसको वो लोग धीरे धीरे करके डालते हैं, और जब उसको 1 साल बाद या मान लीजिए 6 महीने बाद निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बुग्गी भी एक चीज़ होती है। ठीक है, इसको स्मॉल बैंक कह सकते हैं, घरों में होता है। और इसमें क्या होता है, जो सरप्लस मनी होता है लोगों का वो अपने स्टोर करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नेम द प्लेस वेयर वी डिपॉजिट अवर मनी फॉर सेफ कस्टडी एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। देखिए, सभी लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जिनके पास भी कोई ना कोई इनकम का सोर्स होता है, वो अपना पूरा पैसा घर में नहीं रखते। थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए घर में तो रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अपने पैसे होते हैं वो कहाँ पर रखते हैं? बैंक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसे की सेफ कस्टडी होती है, मतलब पैसा सेफ रहता है, और साथ ही साथ जब भी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर में, आसानी से बैंक से पैसा निकाला जा सकता है। तो इसमें बैंक विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बजट। तो यहाँ पर बजट से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बजट जो होता है, बजट है क्या? तो ये एक स्टेटमेंट होता है। किस चीज़ का स्टेटमेंट होता है? कि कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितनी रेवेन्यू होगी। ठीक है, मतलब कितना खर्च करना है हमको साल भर में और कितना हमारा आय होगी, दोनों के बारे में बजट बताता है। बिल्कुल सही है। बजट आर प्रिपेयर्ड एट फैमिली टू गवर्नमेंट लेवल। बजट जो है फैमिली पे भी, मतलब फैमिली भी बजट प्रिपेयर करती है अपने घर का, और गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है पूरे देश का या पूरे स्टेट का। सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें कहा गया एनुअल बजट इज नॉर्मल फीचर ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू डिसाइड अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब एनुअल बजट जो होता है, एनुअल का मतलब होता है ईयरली बजट, साल का जो बजट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, वो ये होता है कि इसी से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या क्या उसके खर्चे रहेंगे और क्या क्या उसकी इनकम के सोर्स रहेंगे। तो जो तीनों स्टेटमेंट दिए हैं बजट के बारे में बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन से होगा, मींस नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। डैश इज अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लॉस कॉस्ड बाय वैरायटी ऑफ रिस्क। अब जैसे यहाँ पे इसका आंसर अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस आदमी क्यों करवाता है? अब जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, किसी व्हीकल का हमने इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस इंसान क्यों कराएगा? इंश्योरेंस इसलिए कराता है, जैसे व्हीकल पे मान लीजिए कोई चीज़ आके गिर गई, एक्सीडेंट हो गया किसी का और व्हीकल डैमेज हो गई, व्हीकल पूरी क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब इसको अगर आप बनवाने जाएंगे व्हीकल को, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना होता है, और ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इस जो भी इसमें खर्चा आएगा, बनवाने में जो भी खर्चा आएगा, वो पे कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो रिस्क का कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ रिस्क थी या लॉस जो था, वो मिनिमाइज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया गवर्नमेंट इज रन बाय पब्लिक मनी रेज्ड बाय डैश। अब देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट कैसे चलती हैं? तो पब्लिक की मनी से, मतलब जो हम लोग पैसा देते हैं। अब पैसा ये नहीं कि गए सरकार को पैसा दे आए, हम लोग पैसा किस फॉर्म में देते हैं? तो टैक्सेस के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस के फॉर्म में हम लोग क्या देते हैं? सरकार को पैसे देते हैं, और सारी जितनी भी सुविधाएं सरकार हम लोग को प्रोवाइड करती है, जैसे रोड्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें कौन से पैसे से आती हैं? तो टैक्स के पैसे से ही आती हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि टैक्स बच्चे नहीं देते, तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप एक चिप्स का पैकेट भी मान लीजिए खरीदने जा रहे हो, तो चिप्स के पैकेट में भी अगर वो 5 रुपये का चिप्स का पैकेट है, तो आप देखिएगा उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। MRP जो होता है, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसमें आगे आप देखेंगे ₹5 के आगे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इस 5 रुपये में सरकार जो टैक्स ले रही है वो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको टैक्स लग रहा है, और वही टैक्स मनी किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है, और गवर्नमेंट क्या करती है? उससे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट अगेंस्ट विच वन मे और मे नॉट गेट एनी मेजरेबल बेनिफिट। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है, जो जितना अमीर होता है बेनिफिट उसको उतने ही कम मिलते हैं सरकार से। ठीक है, जो गरीब होता है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है बेनिफिट्स की, जैसे सब्सिडी है। तो यहाँ पर बोला गया टैक्स जो है एक कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट का मतलब जो देना ही देना है, ठीक है। अगेंस्ट विच वन मे और मे नॉट गेट एनी मेजरेबल बेनिफिट, मतलब जो पर्सन है, हो सकता है अगर वो अमीर है तो उसको हो सकता है कि वो बेनिफिट्स मिले, सब्सिडीज़ मिले सरकार के द्वारा, या हो सकता है ना भी मिले, लेकिन जो गरीब होते हैं उनको ज़रूर मिलती है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया टैक्स रिलेटेड बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर
गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स मनी रिसीव फ्रॉम टैक्सेस। अब देखिए जो टैक्स से पैसा आता है उनमें उस पैसे से गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर्स बनाती है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती है, मतलब किस किस चीज़ का डेवलपमेंट सरकार उन टैक्स के पैसे से करती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनाती है गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उससे रिलेटेड आपको बात बतानी कौन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट बताना है। तो पहला कहा गया टैक्स पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स। देखिए जो वो टैक्स जिसको जो हम लोग सरकार को डायरेक्टली पे कर देते हैं, ठीक है, चाहे हम पे करें या कोई ऑर्गेनाइजेशन पे करे, तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया है इनकम टैक्स, जो इनकम होती है, जैसे आपको पता होगा हर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, कुछ एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 5 लाख का एक स्लैब है और जिसकी 5 लाख से ऊपर की इनकम होगी साल की, वो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स देंगे। तो इस तरीके से इनकम टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स जो है और वेल्थ टैक्स जो है, इनको किस में कंसीडर किया गया है, डायरेक्ट टैक्स में कंसीडर किया जाता है। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन सेम पर्सन, मतलब जो इम्पैक्ट होता है और जो देता है, ठीक है, वो सेम पर्सन होता है, मतलब दे भी हम ही लोग रहे हैं और इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो भी हम ही पे ही पड़ रहा है, किसका, डायरेक्ट टैक्स का। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, which taxes are collected from person or organization other than the person or organization that would normally be responsible for tax payment। ठीक है, तो ये कौन सा टैक्स है, ये जो टैक्स है कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा कि जो कलेक्ट करता है वो पे नहीं करेगा, पे दूसरा कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, तो जिस सामान को आप खरीदने गए उस सामान को पहले भी तो उस दुकानदार को वो दुकानदार खरीद के लाया था, तो उसने पहले ही टैक्स दे दिया था, लेकिन वो जो उसने टैक्स दिया वो किस पे फिर बाद में थोप दिया गया, उस इंसान पे थोप दिया गया जिसने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा। जैसे मान लीजिए कि आप बिस्कुट खरीदने के लिए गए, तो बिस्कुट पहले कौन खरीद के लाया होगा, शॉपकीपर खरीद के लाया होगा। अब शॉपकीपर ने उस बिस्कुट को खरीदने के लिए टैक्स दिया होगा। अब वो टैक्स खुद नहीं देगा सरकार को, वो टैक्स वसूलेगा किससे, वो टैक्स लेता है हम लोग से, और हम लोग क्या करते हैं, उस टैक्स को पे करते हैं, मतलब शॉपकीपर को पैसा देते हैं। तो शॉपकीपर को पैसा जब दिया तो पैसा डायरेक्टली कहाँ पहुँच गया, मतलब एक तरीके से पहुँच गया सरकार के पास। ठीक है, तो इस तरीके से इस टैक्स को कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इन केस ऑफ डैश इंसिडेंस इज वन पर्सन एंड इम्पैक्ट इज ऑन अनदर पर्सन। तो किस केस में ऐसा होता है कि इंसिडेंस जो होगा वो दूसरे पर्सन का होगा और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो दूसरे पर्सन का पड़ेगा, जो भी हम लोग देख रहे थे वही एग्जाम्पल था। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें देखिए दो केसेस, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए जो सेल्स टैक्स है, जो एक्साइज टैक्स है, ये दोनों एग्जांपल किसके होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं। बिल्कुल सही है। और सेकंड में कहा गया है सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस टुगेदर आर नोन एज जीएसटी। तो देखिए सेल्स टैक्स मतलब कोई चीज़ बेची जा रही है, ठीक है, तो बेचते हैं जब किसी चीज़ को, या जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार बेच रहा होता है तो टैक्स लगता है हम लोग जब उसको खरीदते हैं। और भी कई सारे टैक्स होते हैं, जब इन सबको कंबाइन किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सर्विसेज में क्या क्या आता है, सर्विसेज में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी सर्विसेज होती हैं सर्विस में आ जाएगा और साथ ही साथ गुड्स हो जाएंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सेल्स टैक्स और साथ ही साथ और अदर टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में कहा गया जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए याद रखिएगा जीएसटी कैसा टैक्स है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन डैश एंड इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। याद रखिएगा जीएसटी पूरे भारत में एप्लीकेबल है, किसी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, पूरे भारत में ये एप्लीकेबल, मतलब हर एक स्टेट में ये एप्लीकेबल है। विच रिप्लेस्ड मल्टीपल कास्केडिंग टैक्सेस लिविड बाय सेंटर एंड स्टेट्स। तो पहले क्या होता था, अलग अलग तरीके के टैक्स सेंटर और स्टेट लेता था, तो बाद में ये रिप्लेस कर दिया गया और एक टैक्स हो गया जिसको कहते हैं जीएसटी। आपको बताना है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया द जीएसटी इज गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय डैश ऑफ इंडिया। अब देखिए जीएसटी को गवर्न कौन करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को गवर्न करता है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, हेड कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, तो ये होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
अंडर जीएसटी अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये टैक्स दिए गए हैं। मतलब ये 5 स्लैब आपको दिए गए हैं जीएसटी में, याद रखिएगा 5 स्लैब होते हैं। पहला 0% का स्लैब है, दूसरा 5% का है, तीसरा 12 है, फिर 18 है, और साथ ही साथ लास्ट में सबसे ज़्यादा जो लग्जूरियस आइटम होते हैं उस पर 28% का टैक्स पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 स्लैब होते हैं जीएसटी में। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं, टैक्स सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टैक्स इज कलेक्टेड। देखिए टैक्स सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को ये पता चल सके कि कैसे टैक्स कलेक्ट होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो एक कार्ड बनवाती है, वो आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं हो, कौन सा कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के ही थ्रू मेन टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो पता चल पाता है, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है लोगों से और कितना, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पैन से ही पता चलती है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए द टैक्स पेमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आर ट्रैक थ्रू पैन। अब देखिए जो टैक्स पेमेंट कोई भी इंडिविजुअल करता है, सरकार को जो भी टैक्स इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी पर्सन देगा, उसका ट्रैकिंग, उसकी ट्रैकिंग मतलब उसको हम लोग कैसे ट्रैक करते हैं, सरकार उसको कैसे ट्रैक करती है, तो पैन के थ्रू ट्रैक करती है। और ये पैन है क्या, तो पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, परमानेंट अकाउंट नंबर इज डैश डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पैन को इशू कौन करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। कितने डिजिट का होता है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और कुछ इसमें नंबर्स भी होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट और नंबर मिला के कितने यहाँ पर डिजिट्स यहाँ मिलेंगे आपको, तो 10 डिजिट्स का होता है। मतलब 10 डिजिट्स ही नहीं होते, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूडेड होंगे और डिजिट्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। 22 में कहा गया, पैन इनेबल्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू लिंक ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ दी पर्सन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है कि पैन क्या करता है, पैन इनेबल करता है किसको, मतलब कि इनकम टैक्स को ये अलाउ करता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी पर्सन के थ्रू, वो सारे के सारे ट्रैक हो सके, किससे, पैन से। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ टोटली करेक्ट, तो इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। 23 में आते हैं, कंसीडर द 2 स्टेटमेंट। फिर से देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और बोला है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या होता है, मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मेजर्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया, इट इज़ द, अब मनी के बारे में बोला गया, मनी क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन। तो कॉइन के फॉर्म में हो सकता है, विच इज टर्म्ड एज माइंड मनी, मिंट मनी, यहाँ पर माइंड नहीं मिंट होना चाहिए, मिंट मनी। एंड करेंसी नोट इज कॉल्ड पेपर मनी। जो करेंसी नोट होती है उसको क्या कहते हैं, पेपर मनी होती है। कॉइन के फॉर्म में जो मनी होती है उसको क्या कहते हैं, मिंट मनी कहते हैं। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए कुछ स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी मनी की, क्योंकि मनी पहले बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, फिर धीरे धीरे करके जो मनी है वो उसके फॉर्म्स बदलने लग गए। तो पहले एनिमल मनी आया। एनिमल मनी का मतलब ये हुआ कि एनिमल, जब एक इंसान के पास एनिमल होता था तो वो एनिमल को बेच देता था और कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीद के ले आता था दूसरे इंसान से। तो एनिमल मनी हुआ, उसके बाद कमोडिटी मनी हुआ, फिर मेटालिक मनी हुआ, और लास्ट में कौन आया, पेपर मनी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मनी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको कहा गया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक। अब बैंक जो है, बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट जो करना हो, अब जैसे मान लीजिए आप कुछ पैसा कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को डिपॉजिट करोगे। कहाँ डिपॉजिट करते हो, तो आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बैंक का कि जो भी पर्सन डिपॉजिट करने आए पैसा, उसको क्या करे, वो डिपॉजिट करे, ठीक है। तो बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम दी पब्लिक। तो पब्लिक जो आती है पैसा जमा करती है, और उसको जमा करने का काम किसका है, बैंक का है। और इस पैसे पे बैंक क्या देती है, बैंक इंटरेस्ट देती है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा मतलब उतालू रहते हैं बैंक में पैसा जमा करने के लिए, क्योंकि पैसा जो है अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता है, ठीक है। आप घर में अगर पैसा रखेंगे तो कोई बढ़ेगा नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट देता कौन है, तो ये बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है पर्सन को।
ठीक है। इसके बाद लेंडिंग ऑफ लोन्स, दूसरा बैंक का क्या काम है कि लोन प्रोवाइड करना। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हो, या आप मान लीजिए कोई भी एक सामान खरीदने, कोई भी आप मान लीजिए प्लॉट, कोई भी लैंड या घर बनाना जा रहे हो, तो आपको क्या है, मनी की ज़रूरत है। तो आप मनी किससे जाके, लोन आप कहाँ से ले सकते हो, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है। अब जब आप लोन लोगे, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया, ठीक। अब वो 10 लाख रुपीज़ का जब आप लोन लोगे तो आपको पेमेंट 10 लाख का नहीं करना पड़ेगा, आपको 10 लाख के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और यही इंटरेस्ट होता है जिससे बैंक के कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है, जिससे बैंक चलता है। ठीक है। तो यही इनकम बनता है किसके लिए, बैंक के लिए, जो आप लोग इंटरेस्ट देते हो। नेक्स्ट में देखिए कुछ और फंक्शंस दिए गए हैं बैंक के, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे मनी ट्रांसफ़र, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मनी आपको अगर ट्रांसफ़र करनी है तो ये भी बैंक के ही थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, से मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में हो और हम मान लीजिए लखनऊ में है, तो हमको अगर मान लीजिए आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है जम्मू कश्मीर में, तो हम बैंक के थ्रू ही कर पाएंगे। या मान लीजिए आप हमको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो आप वहाँ से लखनऊ तक आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है। लॉकर फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनके लिए लॉकर फैसिलिटी की भी सुविधा होती है बैंक में। ठीक है। आप लॉकर में अपनी ज्वेलरी को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। स्टोर करके मतलब सेफली वहाँ पर रख सकते हो, चोरी वोरी नहीं होती है उसमें। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, इट हेल्प्स इन परचेजेस विदाउट द फिजिकल यूज ऑफ मनी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। अब देखिए बैंक इशू करता है एटीएम कार्ड जिसको कहते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसको कहते हैं, वो सब इशू करता है। और उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो बिना आपको, मतलब जो रुपए होते हैं, जो पैसे होते हैं, उस फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में या कॉइन के फॉर्म में उसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग आराम से कर सकते हो। तो ये सब काम किसके हैं, बैंक के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी की तनख्वाह है 30,000 रुपये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी तनख्वाह है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये। अब उस 30,000 में से उसने 20 के उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अरे उसने बहुत सारे काम किए होंगे, उसका पेट्रोल का खर्चा हुआ होगा, उसका खाने पीने का, राशन का खर्चा हुआ होगा, अगर किराए पे रह रहा है तो मकान का खर्चा होगा, तो बहुत सारे खर्चे थे। तो मान लीजिए 20,000 उसका खर्चा हो गया महीने का, बचा कितना, 10,000। तो 10 के उसका बच रहा है। अब ये 10,000 को क्या करेगा, अपने पास स्टोर करके तो ही ना रखेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है रख ले, लेकिन 2,000 मान लीजिए रख भी लेगा तो 8,000 अभी भी उसके पास बचा। तो ये 8,000 क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है जिससे इसको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छे रिटर्न्स का मतलब जिससे इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब उसमें क्या क्या कर सकता है, कुछ एसेट्स खरीद सकता है, ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको खरीद सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई भी बड़ा आदमी है, जैसे बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस वाला इंसान है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो वो अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, कुछ प्रोजेक्ट्स सेटअप करेगा, कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब वो इन्वेस्ट करेगा प्रोजेक्ट्स में। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। इन्वेस्ट वो लोग शेयर्स भी खरीदते हैं, शेयर मार्केट भी आप लोग ने सुना होगा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, और कंपनी में अपना शेयर्स मतलब खरीदते हैं दूसरी कंपनी का शेयर। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ जमा किए, ठीक है, बैंक में आपने 10,000 रुपीज़ जमा किए। अब आप जब उसको 1 साल बाद निकालने के लिए जाएंगे तो आपको 10,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, आपको इस पर थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, या कह सकते हैं इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है 100 रुपये का ही मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्यों, क्योंकि बैंक क्या करता है, जो भी जमा राशि होती है, जो भी डिपॉजिट मनी होती है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो जब आप टोटल मनी निकालने जाओगे तो टोटल मनी जो अब निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10,100 निकलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट होता है, याद रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या कहा गया है। इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, रिवॉर्ड है। जस्ट एज रेंट इज पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान बनवाया, तो उसमें अगर आपने किराएदार रखे हैं तो आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो रेंट जो मिल रहा है वो एक तरीके का क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है। बिल्डिंग, ऑफिस, एकोमोडेशन, तो इस तरीके से इंटरेस्ट होता है रेंट के फॉर्म में। बैंक पेज इंटरेस्ट। अब बैंक हम लोग को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, बिकॉज इट यूटिलाइजेज अवर मनी। अब बैंक हम लोग के मनी का क्या करता है, आप अगर 10,000 रुपये जमा करके आए बैंक में, तो बैंक 10,000 रुपये लेके बैठा नहीं रहेगा। बैंक क्या करता है, उस 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देता है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा देता है, बिजनेस फर्म्स में लगा देता है, और वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और वो प्रॉफिट फिर किसके पास आता है, वो प्रॉफिट आता है बैंक के पास। और बैंक क्या करता है, उस प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग को दे देता है, और उसी को क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है।
तो इस तरीके से ये बात होती है इंटरेस्ट की। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें डिविडेंड बोला गया। डिविडेंड क्या होता है? तो ये एक और तरीके की अर्निंग होती है इन्वेस्टमेंट पे। आप अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर जो अर्निंग होगी उसको एक और नाम दिया जाता है, क्या? डिविडेंड कहा जाता है। अब डिविडेंड है क्या? इट इज़ ड्यू टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक तरीका का क्या है? प्रॉफिट में शेयरिंग होती है, ठीक है। जो प्रॉफिट टोटल हो रहा है उसमें जो शेयरिंग होती है, शेयर्स होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। दैट इज़ एनुअली गिवन टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। अब ये कब कैसे दिया जाता है? तो साल भर में एक बार दिया जाएगा सारे शेयर होल्डर्स को, जो कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन ने शेयर्स खरीदे हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। बोथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आर द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ डिविडेंड भी मिलेगा। किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। जो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ ही साथ डिविडेंड भी मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा। इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, आप लोग को पता होगा। जैसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, फिर जनरल इंश्योरेंस है, और फिर क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाए, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? तो देखिए, इसका मेन काम क्या होता है? जो अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन था, उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया। अब लाइफ इंश्योरेंस करवाया, मान लीजिए उस लाइफ इंश्योरेंस जो उसका था वो 60 ईयर्स तक था, और 60 ईयर्स में मान लीजिए अचानक से उसकी हार्ट अटैक से या किसी अलग बीमारी से डेथ हो गई। तो क्या होगा? उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली को जितने का उसने इंश्योरेंस कराया था, उस फैमिली को, जैसे मान लीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और 10 लाख रुपए जब उसको, उस फैमिली को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो भी मतलब उसको अगर जमा करते हैं, कुछ भी उस बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उस पैसे से वो फैमिली आसानी से कर सकते हैं और फैमिली सड़क पे नहीं आती। तो लोग इसीलिए अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। अमाउंट किसको मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉमिनीज़ होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड ने मान लीजिए कराया अपना लाइफ इंश्योरेंस और नॉमिनी बनाया वाइफ को, तो जो पैसा मिलेगा डेथ के बाद वो किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा। तो इस तरीके से जो नॉमिनीज़ होती हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट पर्पज इज सर्व्ड बाय द फैक्ट दैट द सम एश्योर्ड इज पेड टू पॉलिसी होल्डर एट द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड। अब जैसे मान लीजिए डेथ नहीं भी हो रही है, तो क्या होता है? जितना भी पैसा जमा होता है वो पॉलिसी होल्डर को लास्ट में आके मिल जाता है, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो आपकी जीवन है उसको इंश्योर कर दिया। जनरल इंश्योरेंस में जैसे व्हीकल है, होम है, ठीक है, गाड़ी टूट गई, गाड़ी पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, तो उस पर जो इंश्योरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस। इसी तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। आप अगर ट्रेन का टिकट कराते हो, एसी का मान लीजिए टिकट करा रहे हो, तो आप देखोगे उसमें 10-15 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा कटते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंश्योरेंस होता है। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ होती है, आपने देखा होगा सरकार मुआवजा देती है 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, कि जितने लोग की डेथ हुई है उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जिनको गंभीर चोट लगी उनको 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो कहाँ से दे रहे हैं? वो आपसे ही दे रहे हैं, क्योंकि आपसे वो इंश्योरेंस का पैसा ले रहे हैं। तो इस तरीके से क्रॉप पे भी इंश्योरेंस होता है, लाइफ स्टॉक मरीन इंश्योरेंस होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके के इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि अगर आप बीमार पड़ो और आप मान लीजिए अस्पताल में भर्ती हो, तो आपका जो खर्चा हो वो आप ना उठाओ, जो कंपनी वाले हैं वो उठाएं। तो उसके लिए क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसके लिए होता क्या है? कुछ ना कुछ प्रीमियम होता है जो हर साल आप लोग को पैसे देने पड़ते हैं। आप बीमार पड़े तब तो कहीं ना कहीं वो यूज़ में आएंगे, नहीं पड़े तो आपका लैप्स हो जाएगा पैसा। तो ये कहीं ना कहीं कहलाता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सर्जरी भी इंक्लूडेड होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड होता है, दवाइयाँ भी यहाँ तक इंक्लूडेड होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस में आता है। तो ये अभी हम लोग ने पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ये हमारे जितने भी सेशंस हैं वो होते हैं कंप्लीट, और ये हमारा शायद आखिरी चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, क्लास 8 का, जो कि जेके बोस मतलब जम्मू कश्मीर बोर्ड का भी था। वो बच्चे कह रहे थे जम्मू कश्मीर के, तो हम लोग ने उसको भी प्रिपेयर कर दिया। बस आप लोग का इतना काम है कि हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।